हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए मैथ स्पेशल प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। इसमें आज ये हमारा 5वां पार्ट है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम की दृष्टि से, और सभी जो क्वेश्चनों का लेवल है वो हार्ड होगा। इस बार थोड़े पिछले की अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड लेवल लिया है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। और अगर ये आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं तो नॉर्मली जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उन्हें तो आप बिल्कुल कर ही लोगे। ठीक है, देखते हैं कौन बना पाता है ऐसे प्रश्नों को। बहुत सारे बच्चे क्या है, इनका तो बनाना ही नहीं जानते कॉन्सेप्ट, तो आप जल्दी से देख लीजिएगा इन्हें कैसे बनाना है। तो यहाँ पर बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर लिखा है कि यदि 5 अंक वाली संख्या 688 एक्स वाई 3, 7, 11 से विभाज्य है। ठीक है, 3, 7, 11 से विभाज्य है। कौन सी संख्या? 688 एक्स वाई। ठीक, तो बताना है, तो विभाज्य है, तो बताइए 5x प्लस 3y का मान क्या होगा। देखो, सबसे पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, अगर आप x को और y को अगर डिविजिबिलिटी रूल से लगाएंगे तो शायद ही है आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा और कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन बना तो आपको करना कैसे है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि 3 का, 7 का और 11 का जो एलसीएम रहेगा वो क्या होने वाला है। तो 3 का, 7 का और 11 का जो एलसीएम रहेगा वो क्या रहने वाला है, तो ये 231। ठीक हो जाएगा ना। ठीक है, अब आपको क्या समझना है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, चलिए इतना हो गया। अब आपको करना क्या है, इस 231 से इस वाली संख्या में भाग करना है। तो हम क्या करेंगे, 231 का भाग करेंगे किस वाली संख्या में, इस पूरी संख्या में 688 और एक्स वाई में। तो अब ये बताइए एक्स वाई का ऐसे क्या वैल्यू माने कि ये विभाजित हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अभी ना मानने वाली दोनों वैल्यू मानेंगे और दोनों को क्या है, अधिकतम अंक ले लें। मतलब इन दोनों की जगह पर, अगर इन दोनों की जगह पर आप ऐसे समझें कि इन दोनों की जगह पर अगर इस स्थान पर 9 और 9 दोनों ले लिया जाए तो अगर भाग करेंगे और कुछ ना कुछ आपका शेषफल आएगा। अगर उस शेषफल को हटा देंगे तो 231 से पूरी विभाजित हो जाएगी संख्या। तो हम क्या कह सकते हैं कि 231 का अगर करेंगे तो 2 बार जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 462। अब इसे हमें घटाना है, यहाँ 6 बचेगा। ठीक, और यहाँ 2 और यहाँ कितना बचेगा, 2। ठीक, अब यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो 23 नंबर 207, यानी कि 9 बार चला जाएगा। 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 दूना 18 और 2 20। फिर इसे माइनस करेंगे हम, तो अब कितना बचेगा, 0 रहेगा। 16 में 7 गया 9 और यहाँ 1 और यहाँ कुछ नहीं, यानी कि 1 9 और कॉमन लेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा 9। अब इससे हम भाग कर रहे हैं तो यहाँ कितना, 23 अट्ठे 184, यानी कि लगभग 8 बार जाएगा बिल्कुल अच्छे से। 8 एकम 8, 8 तिया 24 और 8 दूना 16, 2 18। तो हमारे पास यहाँ कितना, 1 और 6 61 शेषफल बच रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर हमारे पास ये 61 ना हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर 688 और यहाँ 99 लिखा है, यहाँ पर अगर हम माइनस का 61 कर दें तो हमारी जो संख्या है वो पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे 8 यहाँ हो जाएगा, 3, 8, 8 और 6। तो अब हम कह सकते हैं जो 3, 7 और 11 से विभाजित होने वाली संख्या है वो क्या हो जाएगी, ये। अब हमें बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो 3 था वो x का वैल्यू है और y है वो 8। ठीक, तो एक्स वाई का वैल्यू आपको 3 और 8 मिल गया। हमसे पूछा क्या है, 5x प्लस 3y। तो 5 के गुणा में कितना करना है, 3, और 8, 3 के गुणा में क्या करना है, 8। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों को, कितना, 5 तिया 15, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 तिया 15 और प्लस में कितना, 8 तिया 24। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हमारा बनेगा, 39, जो कि आपका ऑप्शन पहला ही विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आया। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से आप कर सकते हैं।
ठीक है, बस आपको ये क्या है समझाने के लिए हमने समय लिया है, बाकी आप करेंगे तो बहुत कम समय में आप कर सकते हैं इसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि 10 संख्याओं का औसत 32.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है? 25.6 है पहली 4 संख्याओं का। और अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 38.2 है। ठीक है, फिर पाँचवीं, छठी और सातवीं, पाँचवीं क्या बोला है? पाँचवीं संख्या छठी संख्या से 50% अधिक और सातवीं संख्या से 8 कम है। ठीक है ना। तो आप ऐसा समझें कि इसको अगर हल कर रहे हैं तो आप ऐसे समझें कि हम सबसे पहले 10 संख्याओं का औसत है इसका योगफल निकालें। तो 10 संख्याओं का जो योगफल आ गया कितना आ जाएगा कि अगर हम 10 संख्या हैं और औसत आपका कितना है, अगर आपके पास 10 संख्याएं हैं औसत आपका 32.5 है, अगर इसे गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 325। ठीक, तो हम कह सकते हैं 325 आ जाएगा। ठीक, अब ये हमारा टोटल हो गया 10 संख्याओं का। अब क्वेश्चन में बोला था पहली 4 संख्याओं का टोटल कितना है? पहली 4 संख्याओं का टोटल है आपका 25, तो 4 गुणे में 25.6, तो इनका टोटल कितना बनेगा? तो ये बनेगा 102.4। ठीक है, और उसके बाद हमसे पाँचवीं संख्या, छठवीं और सातवीं पूछी गई है। उसके बाद रिलेशन दिया है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? तो 3 गुणे में यहाँ 38 कितना है? 38.2। ठीक है ना। अंतिम 3 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है आपका? 38.2। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से हमें क्या करना है? गुणा करना है। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया 38 का 3 बार करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 114.6। ठीक, तो यहाँ पर ये कितनी है? 4 संख्या है, ये आपकी 3 संख्या है। अगर इन दोनों का टोटल निकालेंगे तो 7 संख्याओं का टोटल जो आएगा वो कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 217 बन जाएगा। ठीक, आप हमने देख लिया कि टोटल 10 संख्याओं का जो योग है वो आपका 325 है और 7 संख्याओं का योग है वो 217 है। तो अगर इसमें से घटा देंगे, अगर हम क्या करेंगे 325 में से ये 217 घटा दें तो हमारे पास जो आएगा वो 108 आ जाएगा, जो कि इन तीनों संख्याओं का योगफल होगा। तो 108 किसका योगफल है? इन तीनों संख्याओं का। अब तीनों संख्याओं का रिलेशन जरूर दिया है हमें, तो रिलेशन में बोला गया है कि जो पांचवी संख्या है वो छठी संख्या से 50% अधिक है। 50 का मतलब आधा, आधा अधिक है। तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू माने छठवीं संख्या जिससे आधा किया जा सके। जैसे हम मान लेते हैं 2, इसे 2x मान लें। 2 को आधा करेंगे तो x बनेगा, यानी कि 2 में एक और जोड़ देंगे 3x। तो पांचवी संख्या क्या है? 50% अधिक हो जाएगी। लेकिन आठवीं संख्या से ये 8 कम है, 8 कम है सातवीं संख्या से। तो यहाँ पर जो लास्ट ये संख्या बनेगी वो कितना बन जाएगी? 3x प्लस में 8, क्योंकि ये हमारी सातवीं संख्या पाँचवीं से फिर 8 ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर अब हम बात करें क्वेश्चन में इन तीनों का टोटल कितना है? 108। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 3 8, 8x प्लस 8 का जो वैल्यू है वो आपका कितना है? आपका वैल्यू 8x प्लस 8 का जो वैल्यू है वो आपका कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका 108। ठीक, अगर आप यहाँ से डिवाइड कर दें, सॉरी ये माइनस कर दें, डिवाइड नहीं होगा, माइनस होगा, ये उधर जाएगा। तो यहाँ 8x का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? तो ये हो जाएगा 100। ठीक, चलिए ये इतना हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम आपसे यहाँ पर x का वैल्यू पूछें तो आप क्या कह सकते हैं? यहाँ पर आप थोड़ा कट करेंगे तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 दूना 8 और 4 से ये 25, यानी कि ये 25/2 भी लिख सकते हैं इसे। ठीक, हमसे क्वेश्चन में पूछा है औसत, औसत पूछा है ना। तो हमसे औसत पूछा है किन का? तो वो भी देख लीजिए। सबसे पहले पूछा किन किन का है। बोला है कि पांचवी संख्या और सातवीं संख्या। तो पांचवी संख्या कौन सी है आपकी? 3x, और सातवीं संख्या क्या है? 3x और 8। अगर इनका हमें औसत चाहिए तो देखो इनका जोड़ेंगे तो 3 और 3 6x
देखो यहाँ कितना, 3 और 3 6x प्लस में 8, ठीक। इनका औसत निकालना है तो बटा में हमें 2 भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। बस यही हमसे क्या पूछा है, एवरेज। ए बी मतलब एवरेज हमसे पूछा है कि पाँचवीं और सातवीं संख्या का, तो पाँचवीं सातवीं संख्या जोड़कर 2 से भाग करना है। तो बस इसे हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि 2 से भाग करें, 6 को भाग करेंगे तो ये 3x रहेगा, और 2 से 4 8 में भाग करेंगे तो ये 4 रहेगा। अब हमारे पास x का वैल्यू तो आया था 25/2, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं, जल्दी से रख दें यहाँ पर वैल्यू, तो हमारा जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 25 का यहाँ 3x में गुणा होगा तो 25 3 75, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू जो आया आपका 75 आ गया, x का वैल्यू 25 आ गया, 25/2, ठीक है, 25/2। अच्छा, अब हमें यहाँ पर रखना है तो हम 25/2 रखेंगे तो यहाँ कितना होगा, 25 3 75/2, 75/2 हो जाएगा, ठीक, और प्लस में 4। तो 75/2 को अगर हम भाग करें तो ये कितना, 38 दूना 76 होता है, यानी कि 37.4। तो यहाँ कितना आएगा, 37.4 प्लस में 4 और जोड़ देंगे तो फाइनली जो होगा हमारा यहाँ पर ये बनेगा 41.5। फाइनली क्या हो जाएगा, 41.5 जो बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है, 41.5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आया। चलिए बस इसे क्या है, कैलकुलेट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास, एक ही समय पर राधा x से y के लिए चलती है और रेखा स्थान y से x के लिए चलती है। रास्ते में मिलने के बाद राधा और रेखा स्थान y से x पर क्रमशः, और यहाँ पर और लगा होना चाहिए, ठीक है, और x से y की ओर, यानी कि y से x और x से y की ओर क्रमशः 3 घंटे 12 मिनट और 1 घंटे 48 मिनट में पहुँचती हैं। यदि रेखा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ पर राधा की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है, यहाँ पर राधा है। अब आपको ऐसे याद रखना, अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट मिला तो आपको क्या करना है कि इसमें S1 मतलब पहली चाल बटा दूसरी चाल होती है, बराबर में दूसरा समय बटा में पहला समय, ठीक है, दूसरा समय बटा में पहला समय, और इसका ये वर्गमूल किया जाता है। बस इस वाले कॉन्सेप्ट का अगर आप यूज़ करेंगे तुरंत ही आंसर आ जाएगा। तो पहली चाल कितना दी है, आपको बोला है राधा का, तो राधा की तो हमसे पूछी गई है तो x लिखेंगे बटा में। दूसरी आपसे रेखा की दी गई है तो रेखा की आपकी कितनी चाल है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 लिखेंगे बराबर। अब ऊपर हमें रेखा का समय लिखना है, तो रेखा तो दूसरी वाली है, तो कितना, 1 घंटा 48 मिनट, 1 घंटा 48 मिनट आपसे बोला गया है, 1 घंटा 48 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर 1 घंटा 48 मिनट बोला गया है, तो देखें यहाँ पर 1 घंटा 48 मिनट बोला है, तो 1 घंटा 48 मिनट को अगर हम लिखेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 और 48 कितना होगा, 108 मिनट, ठीक है। अब पहले वाले ने कितना था, बोला है कि 3 घंटे 12 मिनट, तो 3 घंटे में 6 3 18 यानी कि 180 प्लस में 12, तो ये हो जाएगा 192, तो ये कितना हो जाएगा 192। अब हमें इसका वर्गमूल करना है बस। अगर इसको हल करेंगे हम आगे तो कैसे करेंगे कि x बटा तो 9 आना ही है, बराबर, देखो 2 से इसे काट लें तो नहीं, 3 से काटें, यहाँ 36 रहेगा 3 से काटने पर, और यहाँ काटेंगे तो ये 64 रहेगा, तो 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा और 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8। तो 2 से इसे और डिवाइड कर दें अगर हम, 2 तिया 6, 2 से 2 चौके 8, तो 3 गुणा कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो बस 9 को उस तरफ भेज दीजिए, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 27/4, और 27/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 6 24 और 3/4, यानी कि 6 सही 3/4 जो होगा ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बना सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से लिखा है आपका, किसी वस्तु को 131.25 में बेचकर एक व्यापारी को वस्तु के क्रय मूल्य के अंकों के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, बहुत तगड़ा है, बस इसे बनाना है आप कैसे बनाएंगे, ठीक, इसे बनाना है आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना।
तो आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और यहाँ पर क्रय मूल्य के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक, तो यहाँ पर हम ऐसे समझें कि हमारे पास जो लाभ है वो x% हो जाएगा। ठीक, जैसे हम मान लेते हैं हमारा जो क्रय मूल्य है CP जो है वो हमारा x हो जाएगा। ठीक, अब x है हमारा क्रय मूल्य, इस पर हम मान लेते हैं कितना x ही % हमें लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है, तो इसे हम और तरीके से भी कर सकते हैं, फिलहाल हम इसी से ही करेंगे कि अगर x% है और x% का लाभ हुआ है तो हम देखेंगे कि इसे कितना हल कर सकते हैं। तो x का मतलब है कि इसे हम 100 + x लिख सकते थे और बटा में हम 100 कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाती है हमारी, 131.25। ठीक है, अब इसमें जो हमें क्या है 131.25 तो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्रय मूल्य निकल आएगा, मान लेते हैं। अब इस पर अगर हमें 40% लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु को कितने में बेचना होगा, तो मान लेते हैं हम 40% लाभ प्राप्त करेंगे तो 140 बटा में 100 कर देंगे, बस यही तो प्राप्त करना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन आसान कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले 100 से ये वाला 100 हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर बटा में 100 लगा लेंगे, तो हम देख रहे हैं 1 0 से 1 0 तो यहाँ पर भी कटेगा, 2 से 2 पंचे 10 और 2 से 2 7 14, 5 से एक बार, 5 से 5 दूना 10, 3 31 हो जाएगा, 5 6 का 30, फिर 1 12, 5 दूना 10 और 5 25। ठीक, तो ये बनेगा 26 25। अब 26 25 है और यहाँ पर हमें कैलकुलेट भी करना है, तो आप ऐसे समझें कि आपका इसमें x क्या मान लिया जाए, x और 100 + x, इसमें क्या मान लिया जाए कि आपका जो गुणा है वो इतने के बराबर हो जाए। ठीक, तो आप ऐसे समझें कि इसके भी फैक्टर कर लें 26 25 के भी, तो आपको पहले तो 26 25 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो इससे 3 तो आएगा ही आएगा, कितना आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 26 25 के आप फैक्टर कर लें 2625 के, तो यहाँ पर फैक्टर करेंगे 3 से भाग करेंगे, 3 8 24, 2 22 हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15। फिर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, अब हम आपको मान लेते हैं कितने का, तो ये आपको एक बार देख लें सही कटा ना, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से और डिवाइड करेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 5 से कर सकते हैं, 25 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 से या 25 से, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन जो है ना गलत हुआ है कहीं ना कहीं, देखो एक बार कहीं से हुआ है गलत। चलिए एक काम करते हैं, इसको अगर ऐसे नहीं निकालना है तो आप निकाल भी सकते थे वैसे तो। अच्छा, यहाँ क्या है, आपको ये 140 वाला इक्वेशन है ना उसे सॉल्व ना करें तो हो सकता है आपका आंसर और भी जल्दी आ जाए। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर ये वाला जो लास्ट स्टेप है ना, ये वाला स्टेप ना लगाएं। ठीक, तो हमारे पास जो वैल्यू था जैसे, तो वो हम क्या करेंगे, इतना ही लिखेंगे। तो हम इसे अब पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ कितना था वैल्यू हमारा, तो ये था आपका 131, ये था हमारा 131.25। ठीक, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 100 आ जाएगा नीचे। अब ये वाला 100 इस वाले 100 से काट सकते हैं हम। ठीक, अब हमने देखा इस वाले के गुणनखंड करेंगे तो x गुणे में यहाँ पर ऐसे कौन से दो फैक्टर आ रहे हैं, यहाँ पर 100 + x आ जाएगा कि इन दोनों का जो गुणा है वो कितना आ जाए, 131.25 के बराबर। तो इसके जब गुणनखंड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये जो 3 गुणे में 7 गुणे में 2 बार आपका 25 आ जाएगा। इतना मतलब हम गुणा करके लिख सकते हैं। तो आप ऐसे समझें कि इसके 2 गुणनखंड ऐसे ले लेने हैं कि जिसका गुणा करने पर आपका
इतना आ जाए सेम, और सेम अगर जोड़ अंतर हो वो आपका 100 हो। तो आप ऐसे समझें, एक को 25 के साथ 7, एक 25 के साथ 3, तो 25 सत्ते 175 और 25 दिया 75। तो हम कह सकते हैं अगर यहाँ 75 लिया तो यहाँ 175 बन जाएगा। तो फाइनली हमें पता चल गया कि x का जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल गया, x का जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगा, 75। ठीक, अब x तो हमारा क्रय मूल्य है। ठीक, अब क्रय मूल्य का भी क्या पूछा है आपसे, 40% लाभ। तो एक बात बताइए, 40% लाभ का मतलब है 40, 140 बटा में 100 आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड करें तो 4 एकम 4, और 4 से यहाँ कर दें तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20। अब 3 का गुणा आपको 35 में करना है, तो 35 तिया 105 जो होगा वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा, जो कि आपका पहला ही विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं एक अंतिम प्रश्न की ओर। ये थोड़े जो क्वेश्चन है ना आपको समझाने के लिए समय लग रहा है, बाकी आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा अच्छा है, बहुत ही शानदार है। लिखा क्या है क्वेश्चन में ये देखें आप। सबसे पहले लिखा है ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 3125 रुपये की राशि x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3515.20 रुपये, ये क्या है, रुपए लिखा है। ठीक है, ये रुपए हो जाती है। ठीक, उसी राशि पर उसी अवधि में x+2% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप ऐसे समझें कि हमने पीछे कई बार चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन कराया है, तो कभी कोई राशि 3 वर्ष में, यानी कि 3 वर्ष में अगर लिखा है क्वेश्चन 3 वर्ष का कि 3125 से लेकर आपकी कितनी हो रही है, 3515.20 हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये पॉइंट हटाते हैं और 20 इसके पास ले आते हैं। ठीक, फिर आप ऐसे चेक करते हैं कि इसका जो है ना कोई क्यूब बनेगा। 3 वर्ष का अंतर का मतलब है हमें इन दोनों का क्यूब निकालना है, पहले इनका थोड़ा काट पीट कर रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 0 से 1 0 तो निकाल ही सकते हैं। अब अगर हम बात करें 2 से डिवाइड करने का, तो आप ऐसे समझें या और भी कर सकते हैं। तो यहाँ 2 से बात करें, 2 से कर लें या तो 2 से ही कर लेते हैं। चलो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और 2 छिक 12। ठीक, 2 छिक 12 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यहाँ 15,625 बना 2 से काटने पर। यहाँ काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 से 2 7 14, 1 11, 2 पंचे 10, 1 15, 2 7 14, 1 15 हो गया ना, तो 2 से 14 और 1 2 मतलब 12, तो 2 छिक 12। तो अब हम देखेंगे इनका 3 वर्ष का मतलब क्या है, हमें इनका घनमूल निकालना है, क्यू रूट निकालना है। ठीक है ना, अगर ये 2 वर्ष का अंतर होता तो हम इसमें स्क्वायर रूट निकालते। तो आप देख रहे हैं जो 15,625 है वो आपका 25 का घन है, और अगर आपका पीछे 6 है तो लगभग 25 से ऊपर अगर जो है आपका 26 का घन जरूर बनेगा। या आप ऐसे समझ लें कि थोड़ा बहुत निकाल कर देख सकते हैं, या आप ट्रिक जानते हो कि जैसे पीछे अगर घनमूल निकालते हैं तो 3 अंक पे 3 अंक देख लेते हैं और पीछे 6 अंक है तो 6 ही आएगा। और देखते हैं 2 का घन जो है 2 के घन के बाद आता है 17 की, 3 के घन के बाद 17 आता है, तो 2 के घन के बाद 17 नज़दीक पड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 25 से 26 हुआ है। यहाँ पर कितना, अगर आपको रेट निकालनी है सबसे पहले, तो आपको रेट निकालनी है तो सबसे पहले क्या करें हम, 25 से 26 हुआ है, 1 रुपये का ब्याज मिला है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर जो रेट होगी 1 रुपये ब्याज मिला, कितने रुपये पर मिला, 25 रुपये पर, और गुणे में क्या लगाएंगे, 100। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो हम कह सकते हैं 4% जो होगी रेट हो जाएगी हमारी। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम x+2% रेट कर दें, यानी कि हमारी जो नई रेट है वो कितना है, 6% हो जाए, नई रेट है वो 6% हो जाए, तब हमारा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो साधारण ब्याज की अगर हम बात करें इसमें, तो साधारण ब्याज क्या होता है, RT%। ठीक है, या सीधा आप जैसे PRT लगाना चाहते हो तो PRT लगा दीजिए। ठीक है, 6% है और कितने वर्ष के लिए है, आप तो ये समझे कि 3 वर्ष के लिए ही है, साधारण ब्याज है, तो आपको बस 3% निकालना है, यानी कि 3 वर्ष का 6% के हिसाब से, तो ये बनेगा 36 18%। तो ये क्या बन जाएगा हमारा SI। SI जो बनेगा यहाँ से क्या निकल कर आएगा,
तो यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ तरीका गलत लिख दिया हमने, तो आप ऐसे समझें हमारे पास रेट तो थी 6%, लेकिन हमारा जो SI बनेगा वो 6 तिया 18 बन जाएगा, 18%। ये 3 कहाँ से आया, क्वेश्चन में लिखा है ना, उसी अवधि में। अब ये बताएं जो मूलधन है हमारा 3125, उसका अगर 18% निकाला जाए तो कितना वैल्यू आएगा, 18% मतलब 18/100। तो कहने का मतलब है अगर इसका 18% निकाल देते हैं तो वही हमारा साधारण ब्याज होगा। अब 100 से भाग का मतलब है पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगा देना, बस 18 का गुणा कर लेना, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, 18 दूना 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर 18 एकम 18 और 4 22 हो जाएगा, और 18 × 3 = 54, 55 56, यानी कि ये बनेगा हमारा 562.50। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन अच्छा लेवल का था और इसे बनाने में भी मज़ा आया। ठीक है, तो इस तरीके के हार्ड लेवल के क्वेश्चन है हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, बस थोड़ा सा समय ज़रूर लेंगे आपको समझाने में। बाकी आप इन्हीं तरीक़ों से अगर लगाएंगे तो आपका कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा और फास्ट तरीके से आप क्वेश्चनों को हल कर रहे होंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन का जो लेवल है अब ज़्यादा हार्ड मिलने वाला है, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन लेकर नहीं आएंगे अब हम। ठीक है ना, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगे या थोड़ा अच्छा दमदार क्वेश्चन हो वही लेकर आएंगे, जिससे कि आपका कैलकुलेशन करने में भी मज़ा आएगा और आपका जो पेपर का लेवल भी है ना वो भी अच्छा लगे आपको, ताकि आपको जो इजी लेवल हो वो आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। एक बार सभी लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इस तरीके की शानदार प्रैक्टिस हम आपको लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।